लेकिन इन बेचारे गधों का क्या दोष है? इन्हें तुम इतना सवेरे ठंड में नदी किनारे क्यों ले जा रहे हो भाई? ये अगर नहीं जाएंगे तो मेरा काम कैसे होगा? उतना कपड़ा मैं कैसे धोकर लाऊंगा? परंतु हाँ, तुमने अच्छा सुझाव दिया है। मैं कल ही शीला से बोलूंगा कि इन सभी के लिए स्वेटर बुन दे, ताकि ये लोग और अच्छे से काम कर सकें। अरे मालिक, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। हम गधों को ठंड नहीं लगती, आपको गधा बना रहा है मालिक। अरे टुन्नू, तू भी क्या गधे जैसी बातें कर रहा है? अपने आप को बेवकूफ साबित कर रहा है। बोल कि गधा नहीं, मालिक आपको उल्लू बना रहा है। सही जा रहे हो दोस्त, बिल्कुल सही जा रहे हो। एक गधा दूसरे गधे को गधा बना रहा है। अरे वीरू, तुम भी तो अपने आप को गधा ही साबित करने पर तुले हो। गधे जैसी बात करने की जगह उल्लू जैसी बात कर रहे हो। इस तरह तीनों गधे वीरू, धन्नो और टुन्नू आपस में बात करते हुए नदी किनारे पहुंच जाते हैं। मंगलू उनके पीठ पर से कपड़े उतारकर एक एक कर धोने लगता है। साधु बहुत देर तक देखता है कि मंगलू तन मन से इतनी ठंडी में मेहनत कर रहा है। उसका काम और लगन देख साधु प्रसन्न हो जाता है। इतनी सुबह सुबह जब लोग इस ठंड में घर में कंबलों में दुबके पड़े हैं, तुम यहाँ नदी किनारे पानी में कपड़े धो रहे हो। क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? लगती है ना महाराज, ठंड तो हमें भी लगती है, लेकिन क्या करें, इतने कपड़े हैं कि धोते धोते 12 बज जाएंगे, इसलिए सुबह ही कपड़े धोने निकल लिए। तुम्हारी अपने काम के प्रति मेहनत और लगन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम कोई भी एक वरदान मांगो, तुम्हारी वो इच्छा मैं पूरी करूंगा। महाराज, मुझे लोग कहते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ। अगर मैं आपसे वर मांग लिया तो मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी, इसलिए मैं पत्नी से पूछकर ही वर मांगूंगा। ठीक है, तुम्हारा ये वरदान मुझ पर उधार रहा। तुम जब चाहो मुझे याद करके मुझसे वरदान मांग सकते हो। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। मंगलू धोबी अपने काम में लग गया। सारे कपड़े धोने के बाद मंगलू अपने तीनों गधों के पीठ पर कपड़ा लादकर अपने घर पहुँच जाता है। शीला, अरे ओ शीला, अरे कहाँ गई? लो, मैं सारा कपड़ा धोकर ले आया हूँ, इसे मैदान में फैलाकर सुखा दो। हाँ हाँ आई। दिन रात गधे जैसा खटते रहती हूँ, फिर भी मन लायक खाना तक नसीब नहीं होता। ऊपर से तुम्हारे जैसा बेवकूफ पति भगवान ने दे दिया है। देखा धन्नो, मालकिन हम लोगों की बड़ाई कर रही है। बोल रही है कि गधा जैसा खटती है, यानी हम लोग बहुत काम करते हैं। हाँ, कभी कभी भुलाए हुए गधे जैसा मार भी पड़ता है। गधे जैसा खटने से याद आया, रामदीन भाई कह रहे थे कि इन तीनों को ठंड में स्वेटर बनवा देने के लिए। बेचारे कितने खटते हैं। मैं ऊन ला दिया हूँ, स्वेटर बुन दो। हे भगवान, मैं आपका क्या बिगाड़ी थी जो इतना बेवकूफ पति मुझे ही दे दिए। आज तक किसी गधे को तुमने स्वेटर पहने देखा है? और तरीके, मुझे तो ये ध्यान में ही नहीं आया। दुकानदार मुझे बोल ही रहा था कि ऊन तो ले जा रहे हो इन गधों के लिए, लेकिन मैं वापस नहीं करूंगा, सोच समझ कर लो। मैं तो उसी समय मालिक से बोल रहा था मालकिन कि रामदीन आपको बेवकूफ बना रहा है, लेकिन मालिक हम गधों की भाषा समझ ही नहीं पाते। ऊपर से ढेंचू ढेंचू करने पर मुझे 2 डंडे भी मार दिए। अबे टुन्नू, ज्यादा मत बोल, हम गधों की भाषा मालकिन भी नहीं समझती। ज्यादा ढेंचू ढेंचू मत कर, नहीं तो मालकिन अभी सनकी हुई है, सारी कसर तुम्हीं पर उतार देंगी। अरे इस पर गुस्सा उतारे तब तो ठीक ही है, लेकिन इसके चलते हम बेकसूर भी मारे जाएंगे। सब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और दुकानदार से ऊन वापस कर पैसे लेकर आओ। अगर तुम आज पैसे लेकर नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं। मंगलू धोबी उल्टे पैर वापस बाजार जाता है। भैया, ये ऊन वापस कर दो और मुझे मेरे पैसे लौटा दो। गधों को ठंड थोड़े लगती है। देखो भैया, मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि सोच समझ के ऊन लो, ये वापस नहीं होगा, लेकिन तुमने माना नहीं और बोले कि हमें ऊन दे दो, इसलिए अब मैं इसे नहीं लौटाऊंगा। मंगलू धोबी ऊन लेकर वापस घर पहुंचता है। उसके हाथ में ऊन देखकर शीला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता है। वह मंगलू धोबी को खूब खरी खोटी सुनाती है। अरे क्या हुआ शीला, क्यों बेचारे मंगलू को भला बुरा कह रही हो?
ये इतना बुद्धू है कि कोई भी इसे बेवकूफ बना देता है। रामदीन भैया के कहने पर गधों के लिए इतना सारा ऊन ले आया और स्वेटर बुनने को बोल रहा है। वैसे 4 गधों के लिए ऊन थोड़ा कम है। पर हमारे पास तो 3 ही गधे हैं। अच्छा, गांव के सभी लोग इसको गधा बनाते हैं और तू अभी भी इसे आदमी ही मान रही है। ठीक है, चलता हूँ। वैसे इस गधे से तीनों गधे ज्यादा स्मार्ट हैं। मुखिया जी के साथ सभी आदमी मंगलू धोबी के बेवकूफी पर हंसते हुए चले जाते हैं। शीला को बहुत बुरा लगता है और उस रात शीला खाना भी नहीं देती मंगलू को। दूसरे दिन सुबह उठते ही मंगलू धोबी फिर से गधों को लेकर नदी के घाट के लिए निकल जाता है। क्यों भाई, गधों को स्वेटर नहीं पहनाया है क्या? क्यों सवेरे सवेरे मजाक उड़ा रहे हो भैया? वैसे ही कल तुमने ऊन नहीं लौटाया, इस कारण मुझे रात में खाना तक नसीब नहीं हुआ। ऐसे ही मेरा मन खराब है। इन गधों के चलते मैं हमेशा सबसे सुनता रहता हूँ। देख रहे हो ना वीरू भैया, मालिक अपना दोष हम गधों पर लाद रहे हैं। क्या करोगे टुन्नू, हम गधों की किस्मत में गधों जैसा ही जीना और गधों जैसा ही मरना लिखा है। देखो मंगलू भाई, मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, अगर ठीक लगे तो कर लो, नहीं तो इन गधों के जैसे जिंदगी भर जीना पड़ेगा। हाँ भैया बताओ ना, हम भी इस गधे जैसी जिंदगी से तंग आ गए हैं। दिन भर काम करो, शाम को जाकर बीवी से डांट सुनो, बस यही जिंदगी रह गई है। तो सुनो, इन गधों को बेचकर एक बड़ा सा वॉशिंग मशीन ले आओ। उसमें तुम्हें कपड़ों को धोने में मेहनत भी नहीं पड़ेगी और ना ही सुखाने में, बल्कि जो टाइम मिलेगा उसमें तुम दूसरे काम भी कर सकते हो। कब तक बेवकूफ बने रहोगे? होशियार बनो, होशियार, समझे? बात तो पता है कि कह रहे हो भैया, मैं आज ही इन्हें बेचकर शहर से वॉशिंग मशीन लेकर आता हूँ। वैसे भी काम करते करते अब मैं थक चुका हूँ। वीरू भैया, कह दो इनसे हमें बेचने की कोशिश ना करें, मैं दुलत्ती उलत्ती मार दूंगा तो फिर ना कहना। अरे अरे अरे, गुस्सा नहीं करते टुन्नू भाई, अब मालिक जो चाहे वो कर सकता है। हो सकता है हम लोगों को इससे भी अच्छा मालिक मिले। अब ये तो उनकी मर्जी है, हम लोग तो गुलाम हैं। यहाँ भी काम करना है और वहाँ भी काम करना है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। बात तो तुम ठीक कह रहे हो वीरू भैया, लेकिन हमें चिंता इस बात की है कि हमारे मालिक बेवकूफ हैं, जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, आगे पीछे सोचते नहीं। अगर वॉशिंग मशीन लेंगे तो गांव में बिजली है तो नहीं, फिर उसे चलाएंगे कैसे? मंगलू धोबी बिना सोचे समझे यह सोच कर कि दुकानदार की बातों में दम है, अब हम भी मॉडर्न धोबी बन जाएंगे और कम समय में बिना ज्यादा मेहनत के ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे। यही सोचकर मंगलू धोबी अपने गधों को एक धोबी को बेचकर उन पैसों से शहर से बड़ा सा वॉशिंग मशीन लेकर सीधा अपने घर चला आता है। घर पहुंचते ही उस बड़े सी वॉशिंग मशीन को देखने के लिए पूरा गांव मंगलू धोबी के घर पर उमड़ पड़ता है। मंगलू धोबी अपने बेटे बबलू को पैसे देकर हलवाई की दुकान से लड्डू मंगवाता है और सारे गांव वालों को बांटता है। अरे वाह मंगलू, तुमने तो कमाल कर दिया भाई। हमारे गांव में पहली वॉशिंग मशीन है जिसे तुम खुद खरीद कर लाए हो। अब हम लोग भी शान से कहेंगे कि हमारी धोबी हमें मशीन में कपड़े धोकर और सुखा कर देता है। मंगलू धोबी ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। अगल बगल 200 गांव में किसी के पास वॉशिंग मशीन नहीं है। ये हमारे गांव की उपलब्धि है, उपलब्धि। अतः हम सब मुखिया जी से आग्रह करते हैं कि मंगलू धोबी को एक शॉल गिफ्ट कर उसे सम्मानित किया जाए। मुखिया जी दुकानदार से एक शॉल मंगवाकर मंगलू धोबी को सम्मानित भी करते हैं। मंगलू धोबी सहित उसके परिवार का सीना चौड़ा हो गया था, क्योंकि आज पूरा गांव उसकी जय जयकार कर रहा था। मंगलू धोबी एक लंबा चौड़ा भाषण दे डालता है। आदरणीय मुखिया जी, गांव के सम्मानित लोग और हमारे गांव के साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीवन भर मुझे बेवकूफ धोबी के नाम से नवाजा गया, लेकिन आज वही लोग मुखिया जी सहित हमारी सोच को सलाम करते हुए हमारी जय जयकार कर रहे हैं। अंत में मैं गांव वासियों से यही कहना चाहूंगा कि कोशिश करते रहने से हमारे जैसे बुद्धू बेवकूफ आदमी भी अपनी सोच की बदौलत गांव की शान बन सकते हैं। आप लोग भी गांव को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जैसी सोच पर अमल कर
गांव को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाएं। जय रूपापुर की जनता। भाई वाह, हमें आज तक नहीं मालूम था कि अपना बेवकूफ समझे जाने वाला मंगलू धोबी इतनी सरलता से सटीक भाषण दे सकता है। गांव के युवाओं को मंगलू धोबी से इंस्पायर होने की जरूरत है भाई। एक बार फिर से मंगलू धोबी को गांव के लिए उपलब्धि पर तहे दिल से शुक्रिया। भाइयों एवं बहनों, अब मुखिया जी वॉशिंग मशीन का स्विच दबाकर उद्घाटन करेंगे। कृपया आप लोग जोरदार तालियों से मंगलू धोबी की इस उपलब्धि का स्वागत करें। ला भाई, एक नारियल पहले फोड़ दूं, उसके बाद स्विच ऑन कर वॉशिंग मशीन चलाएंगे। 1 मिनट रुक जाइए मुखिया जी। हम सब वॉशिंग मशीन गांव में आने की खुशी में ये भूल गए कि हमारे गांव में तो बिजली अभी आए ही नहीं है, तो फिर वॉशिंग मशीन चलेगी कैसे? अभी तक जो मुखिया जी और गांव वाले मंगलू धोबी को जो सर आंखों पर उठाए हुए थे, अब उसे महाबेवकूफ, बुद्धू, न जाने क्या क्या उपाधि देकर उसे भला बुरा भी कहने लगे। शीला खटिया पर बैठी सर को पकड़े अपनी पति की बेवकूफी पर उसी को कोस रही थी। भाई, गधा जब घोड़ा बनने की कोशिश करता है तब ऐसे ही सब लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, समझे? मंगलू भाई, एक सुझाव और मान लो, गांव में बिजली ला दो। मंगलू भाई, संभल कर, ये मजाक कर रहा है। क्या हुआ शीला, तुम सर पकड़कर क्यों बैठी हो? जिस घर में 4-4 गधे हो, उस घर की मालकिन की स्थिति समझी जा सकती है। 4 नहीं, 5 गधे, क्योंकि गधे की बीवी भी गधी ही होती है। सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। गांव वालों के ताने से बचने के लिए मंगलू धोबी पूरे परिवार के साथ नदी किनारे जाकर उदास बैठा रहता है। तभी वहां पर वही साधु आता है जिसने कहा हुआ रहता है कि तुम्हारा एक वरदान मेरे पास उधार है। क्या हुआ बालक? इस तरह एकांत में सब परिवार उदास बैठने का कारण जान सकता हूँ क्या? महात्मा साधु जी, कृपया हमें वर दें कि किसी तरह से मेरा वॉशिंग मशीन चलने लगे। ये लो बच्चा त्रिशूल, इसे मशीन में लगा देना। ये सूर्य, तारों और ग्रहों से एनर्जी लेकर वॉशिंग मशीन चलाएगा। जा बच्चा, कल्याण हो जाएगा, जा। मंगलू धोबी की इच्छा के अनुसार साधु वर देकर चला जाता है। गांव लौटकर मंगलू वॉशिंग मशीन में त्रिशूल फिट कर देता है और स्विच ऑन करता है। वॉशिंग मशीन चलने लगती है। उसकी आवाज सुन गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भाई मंगलू, मुझे माफ कर दो। तुमने वॉशिंग मशीन चलाकर सचमुच साबित कर दिया कि गधे तो हम मजाक उड़ाने वाले रह गए। तुम तो घोड़ापन हमसे कहीं आगे निकल गए भैया। मंगलू, हम आज सचमुच शर्मिंदा हैं। तुम हम लोगों से कहीं अधिक होशियार हो। आज मंगलू और उसके परिवार ने साबित कर दिया कि ये हमारे गांव के रत्न है, रत्न। मैं तो यूं ही नेता हूँ। गांव के असली नेतृत्व करने वाला नेता तो हमारा मंगलू है। मंगलू धोबी का अब गांव में रौब हो जाता है। वो जहाँ जाता है सेलिब्रिटी की तरह उसका स्वागत होता है। अगल बगल के गांव में उसकी स्पीच सुनने के लिए हजारों की भीड़ लग जाती है। अब गांव के साथ साथ नजदीक गांव के कई रईस परिवार उसके ग्राहक हो जाते हैं और मशीन से धुला कपड़ा पहनने में शान महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे मंगलू धोबी अमीर हो जाता है। दूसरे गांव के शातिर चोर खिरजू और बिरजू एक दिन मंगलू की वॉशिंग मशीन चोरी कर लेते हैं। दूसरे दिन गांव में हाहाकार मच जाता है। गांव की शान वॉशिंग मशीन की चोरी हो गई थी। कुछ महीनों में फिर से मंगलू के परिवार की स्थिति पहले जैसी हो जाती है। खिरजू, हमने मशीन तो चोरी कर ली, पर ये चलेगा कैसे? साला, हम लोग 3 महीने से इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिशूल को लगता है घुमाना पड़ेगा। रुको, आज मशीन हम चला कर रहेंगे। जैसे ही त्रिशूल खिरजू घुमाता है, वॉशिंग मशीन का ढक्कन ओपन हो जाता है और खिरजू एवं बिरजू दोनों को अंदर खींच लेता है और उन्हें गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है। अरे बाप रे, अरे कोई बचाओ हमें। अरे अरे उल्टी हो रही है, अरे चक्कर आ रहा है, अरे कोई तो रोको इस मशीन को। अब हम चोरी कभी नहीं करेंगे, बचाओ। खिरजू, तू मुझे दुलत्ती क्यों मार रहा है? अरे मैं क्यों मारूंगा? अरे हमें तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब एक लग रहा भैया। अरे बस करो मशीन देवता। अरे मैं तुम्हें मंगलू धोबी के यहाँ खुद लेकर जाकर रख दूंगा। अबे बिरजू, तू भी कुछ बोलेगा जैसे मैं ही माफी मांगता रहूं? हाँ, मशीन देता, हम दोनों मंगलू धोबी से नाक रगड़ कर माफी मांगेंगे। चोरी तो दूर, अपना सामान भी 4 बार सोच कर छुएंगे। तभी एकाएक वॉशिंग मशीन रुक जाती है। खिरजू और बिरजू दोनों इलाज कराने के बाद तुरंत मंगलू के घर वॉशिंग मशीन लेकर पहुंचते हैं और उनसे माफी मांगते हैं।
दोनों को पुलिस ले जाती है। गांव में फिर से बाहर आ जाती है। मंगलू धोबी की स्थिति फिर से अच्छी हो जाती है, लेकिन और धोबियों की हालत खराब हो जाती है। मंगलू को ये अच्छा भी नहीं लग रहा था। एक दिन फिर वह नदी किनारे से गुजर रहा था कि वही साधु फिर से उसे मिलता है। कैसे हो बच्चा? आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है बाबा, लेकिन अगर हमारी तरह सबका अच्छा होता तो बहुत अच्छा होता। तुम कहना क्या चाहते हो? किसी तरह हमारे गांव में भी बिजली आ जाती तो अच्छा रहता। मैं जानता हूं बच्चा, तुम्हारे जैसा सबके बारे में अच्छा सोचने वाले की ही संसार को जरूरत है। जाओ बच्चा, कल्याण हो। गांव पहुंचने पर उसी समय राजधानी से कुछ इंजीनियर मुखिया जी के पास आते हैं और बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने इस गांव को 1 सप्ताह के अंदर बिजली पहुंचाने का आदेश दिया है। 1 सप्ताह के अंदर